Dear students, here Professor Arslan here. I am going to present topic of Charles Darwin scientist work. चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट जो था यूनाइटेड किंगडम यूके में श्रूसबेरी में बोर्न हुआ 1809 में। इसने जो इसका वर्क है, इसने जनूबी अमेरिका कोस्ट लाइन कहते हैं साहिल समंदर के साथ, बीगल कहते हैं उस शिप को, उस जहाज़ को, बहरी जहाज़ को जिसके ज़रिए से इसने सफ़र किया कोस्ट लाइन के साथ साथ। एंड इसने ऑब्जर्वेशन की किस चीज़ की? फाना एंड फ्लोरा। फाना कहते हैं एनिमल्स को और फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर इसने डाटा रिसर्च में ऑब्जर्व करके उसका डाटा कलेक्ट किया। देन इसने ये कहाँ से कलेक्ट किया कि साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन से एक तो इसने कलेक्ट किया। उसने ऑब्जर्व किया अदर स्पीशीज रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन स्पीशीज। इसने फोसिल स्टडी की उधर। एक तो इसने फाना फ्लोरा एनिमल्स और प्लांट्स को देखा, दूसरा इसने फॉसल की स्टडी की, और मॉडर्न स्पीशीज इसने कहा कि जो थी फॉसल्स डिफरेंट थी। किससे? मॉडर्न स्पीशीज से फॉसल डिफरेंट थी। इसने कुछ गैलापैगोस के ऊपर भी। गैलापैगोस क्या है? गैलापैगोस एक आइलैंड था। आइलैंड आपको पता है, जजीरा, ऐसा जजीरा जिसके इर्द गिर्द जो है वो पानी हो और खुश्की का दरमियान में कुछ टुकड़ा हो और साइडों पर पानी हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो एक तो इसने साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन के ऊपर स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, दूसरा इसने जो है हम कह सकते हैं कि इसने आइलैंड जो था गैलापैगोस का, ये जो आइलैंड था ये पैसिफिक ओशन के पास था। पैसिफिक ओशन के पास जो आइलैंड था गैलापैगोस, उधर ऑब्जर्व किया। और दो जगह पर, एक तो इसने साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन में और गैलापैगोस आइलैंड के ऊपर इसने बहुत सारी स्पीशीज को ऑब्जर्व किया। स्पीशीज ऑफ दैट आइलैंड नॉट फाउंड एनीवेयर। इस आइलैंड की जो स्पीशीज थी वो कहीं और नहीं पाई जाती थी। रीज़न ड्यू टू क्योंकि इस आइलैंड की क्लाइमेट किसी से मिलती जुलती नहीं थी, तो इस वजह से कि ये वाली आइलैंड में बहुत स्पीशीज जो थी किसी जगह पर पाई जा नहीं जाती थी। अब एक तो स्टडी इसने साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन पर की, दूसरी इसने गैलापैगोस पर की। गैलापैगोस आइलैंड है, एक जजीरा था, और ये साउथ अमेरिका का साहिल समंदर का एरिया था। और बैगल उसकी जो है, मैंने बताया जैसे कि पहले, उसके बहरी जहाज़ का या उसकी कश्ती का उसका वो नेम था जिसके ज़रिए से उसने सफ़र किया, उसकी शिप का नेम था। और गैलापैगोस पर जो स्पीशीज़ पाई गई थी वो कुछ तो रिजेंबल करती थी साउथ अमेरिकन स्पीशीज़ से, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी थी जो कि डिवर्सिफाइड थी। डिवर्सिफाइड का मीनिंग है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उनमें कोई चेंजेस थी, बहुत सारी बातें मिलती थी आपस में, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो आपस में डिफरेंट थी। फाना फ्लोरा का मतलब, फाना मीन एनिमल स्पीशीज, फ्लोरा मीन प्लांट स्पीशीज। इसके अलावा फिंचेस को ऑब्जर्व किया। फिंचेस कहते हैं बर्ड्स को। बर्ड्स 13 स्पीशीज ऑफ फिंचेस वर कलेक्टेड। इसने बर्ड्स की जो थी 13 स्पीशीज कलेक्ट कर ली। अब इसने, मैं आपको इसकी समरी बता दूं, इसने पौधों को, जानवरों को और फिंचेस परिंदों को इसने ऑब्जर्व किया। कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया? एक तो साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन के ऊपर, साहिल समंदर जनूबी अमेरिका के, वहाँ पर ऑब्जर्व किया। दूसरा इसने गैलापैगोस जजीरे के ऊपर जो था वहाँ पर ऑब्जर्व किया। और इसने देखा कि इसके जो स्पीशीज़ हैं ये बहुत सारी डाइवर्सिफाइड स्पीशीज़ हैं। देन उसने क्या किया? देन उसने रिपोर्ट अबाउट न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन, जो न्यू स्पीशीज़ बनती हैं उसकी रिपोर्ट पेश की। 1836 में वो वापस रिटर्न बैक आया अपने एरिया में जहाँ पर वो यूके में वापस आया। उसने देखा कि जो न्यू स्पीशीज़ बनती है, जो नई स्पीशीज़ बनती है वो कैसे बनती है? उसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी उसके बावजदाद की प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन जब बहुत सारे एक एनवायरनमेंट में तब्दीली आती है तो वो स्पीशीज़ उसको अडेप्ट कर लेती है, सपोज। और जब वो अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, अगर इन्वायरमेंट तब्दील होता है तो उस स्पीशीज़ को उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती है और उसकी जनरेशन में आगे वो
जो उसने अडेप्ट की है वो उसकी जनरेशन में आगे से आगे पहुंचती जाती है। इस तरीके से एक न्यू स्पीशीज़ जो है काफ़ी सालों बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक नई स्पीशीज़ जो है बन जाती है, लेकिन उस स्पीशीज़ में अपनी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, अपने बाव जदाद की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जितना मर्जी इन्वायरमेंट बदल जाए, जितनी मर्जी वो स्पीशीज़ उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्टेशन इख्तियार कर ले, तो जो है वो उसमें जमा होती रहेंगी अडेप्टेशन, और यही चीज़ें उसकी जो है न्यू स्पीशीज़ की जो है वो प्रोग्रेस का बायस बनेगी। इसके बाद 1840 में वर्क अ मेजर फीचर ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन उसने जो है पेश की, और 1844 में उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ अपनी एक बुक हम कहते हैं कि ऐसे लिखा रॉट, एक किस टॉपिक था उसका, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम अल्फ्रेड वॉलेस था, उसने भी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थ्योरी डेवलप की। उसने जब हम इसको स्टूडेंट्स जब हम थ्योरी को डेवलप करते हैं तो या कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो पेपर फिर एक सोसाइटी के या इंटरनेशनली तौर पर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है जाके आपको, लोगों को जो है उस बात का प्रूफ देना पड़ता है कि ये वाली चीज़ जो है कैसे कैसे मैंने काम किया। वॉलेस पेपर और डार्विन का वर्क जो है लीनियन सोसाइटी थी लंदन की, उसके सामने इस डेट को प्रेजेंट किया गया। देन उसके बाद क्या बात हुई कि प्रेजेंट किया गया और डार्विन ने अपना पेपर पब्लिश किया और उसका नाम रखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब डार्विन की थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे? डार्विन की थ्योरी के एक तो मेन पॉइंट था उसमें जो कंक्लूजन है उसकी बातों का, हम कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो डिसेंट का दरअसल यहाँ मीनिंग है ओरिजिन, या कोई भी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी डिसेंट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो होता है वो बहुत सारी मॉडिफिकेशन से होता है। इसमें बात वो कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द कॉमन रीजन। इसमें एग्जांपल उसने दी थी कि लेकिन वो कॉमन रीजन से है, लेकिन उसमें जो मैं आपको सिंपल सी बात में बताता हूँ कि जितने भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती हैं, उनमें तब्दीलियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो लेकिन उनकी मेन एक रूट तो एक है। अब जिस तरह उसने एग्जांपल दी है इधर, एग्जांपल दी है, हम बात करते होते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोक्रियोट से निकले हैं, तो ये आर्कियोबैक्टीरिया की बात की गई है कि आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो पाए गए। आर्कियोबैक्टीरिया से आगे ही एक इसमें एग्जांपल दी उसने एक ट्री की, जिस तरह एक ट्री में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं और ट्री से आगे जो निकलते हैं जानदार जो है निकलते रहते हैं, लेकिन बेसिकली उनके वो रिलेट करते हैं अपने इंसेस्टर्स के साथ, उनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ ऐसी पाई जाती हैं जो अपने इंसेस्टर के साथ मिलती जुलती उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये उसने बात इसमें कही कि जितने भी ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई होते हैं लेकिन उनकी बात उनका ओरिजिन एक है पीछे से, उनके एंसेस्टर जो हैं वो कॉमन है, चाहे जितने मर्जी वो इवॉल्व हो जाएं, जितने मर्जी वो एवोल्यूशन कर लें, उनका रीजन जो होता है वो कॉमन होता है। लेकिन जितना मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं, मॉडिफिकेशन है, जिस तरह इसमें उसने एग्जांपल दी कि जिस तरह मर्जी एक ट्री की शाखें जो हैं ब्रांचेस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएं, उनसे आगे से न्यू जो है बन जाए, लेकिन उनका ओरिजिन जो होता है वो सेम है। ओरिजिन एक ट्री का जो है ओरिजिन वो सेम है, कॉमन ओरिजिन है, जितनी मर्जी आगे शाखें आ जाएं, न्यू शाखें आ जाएं, लेकिन वो दरख्त का जो ओरिजिन तो एक है ना, मेन ओरिजिन एक है, कि उस ओरिजिन से जो है आगे मॉडिफाइड फॉर्म जो है, जैसे मॉडिफाइड फॉर्म ये सारी बन रही हैं, लेकिन इसका एक ओरिजिन एक ट्री है। इसमें उसने एग्जांपल दी थी एक ट्री की हवाले से। देन इसके बाद उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। अब इसमें बात उसने कहा कि ऑर्गेनिज्म के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, तमाम ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कंपटीशन। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट को फेस किया जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट को फेस करेंगे और स्ट्रगल करते हैं तमाम ऑर्गेनिज्म। सर्वाइवल किस ऑर्गेनिज्म का होगा? उस ऑर्गेनिज्म का होगा जो कंपटीशन में जीत जाएगा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगल करके अपने एनवायरनमेंट के साथ
उसको माहौल के साथ अच्छा ताल्लुक बनाएगा, माहौल जिसको सपोर्ट करेगा, वही ऑर्गेनिज्म जो है, वही इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव करेगा। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिज्म वही बेस्ट फिट इनहेरिटेड करैक्टर अपनी नस्ल को बढ़ा सकेगा जो अपने एनवायरनमेंट के साथ बेहतर ताल्लुक बनाएगा और अपने एनवायरनमेंट की तमाम बातों को अडॉप्ट कर लेगा, और अपने एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक जिसका बेस्ट होगा वही ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग औलाद पैदा करके जाएगा, और उसी में से जो है बेस्ट जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, कि बेस्ट जो फिट इनहेरिटेड कैरेक्टर है उसको चूज़ किया जाएगा। जो इन्वायरमेंट का के साथ रिलेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। जिसका बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औलाद छोड़ के जाएगा। देन इसके बाद जो है पॉपुलेशन में ग्रेजुअल चेंजेस आती रहती हैं पॉपुलेशंस के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, और वो जो है वो जमा होती रहती हैं बातें, वो जीन या वो तब्दीलियाँ वो जो है जनरेशन जनरेशन एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और उसके बाद बहुत सालों बाद जाके जब एक्यूमुलेशन हो जाती है बहुत सारे, तो उससे जो है फेवरेबल करेक्टर्स बनते हैं, कोई न्यू स्पीशीज़ बनती है, एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ होती है। तो जैसे ही ग्रेजुअल चेंजेस किसी भी पॉपुलेशन में होती रहती हैं काफ़ी देर तक, और वो आगे से आगे नस्ल दर नस्ल अक्यूमुलेट होती रहती हैं, मुंतकिल भी होती रहती हैं और अक्यूमुलेट होती रहती हैं, और इसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज़ बन जाती है। इसमें एग्जांपल वो देता है कि कभी इंसान जो है वो एक बंदर हुआ करता था, बंदर की एग्जांपल है, उसकी दुम थी, उसकी चीज़ें थी, ऐसा ऐसा मॉडिफिकेशन होती गई, उसने अपनी नस्ल दर नस्ल जो है ये दुम उसकी कटती गई हम कहते हैं। और एक जो है ऑर्गेनिज्म हमारे पास ह्यूमन आज के दौर का, उसमें जो है वो टेल नहीं पाई जाती, तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गई। लेकिन अगर हम इंसेस्टर देखें तो अगर साइंस की तौर से या इसकी चार्ल्स डार्विन के, तो वी आर कहाँ से निकले हम, बेसिकली हमारा जो एक ओरिजिन है जो पाया जाता है। तो इसमें ये चार्ल्स ने ये अडेप्टेशंस का जिक्र किया, बातों का जिक्र किया। देन इसके बाद न्यू डार्विनिज्म आया। व्हाट इज़ न्यू डार्विनिज्म? न्यू डार्विनिज्म 1913 में किया गया। चार्ल्स डार्विन के वर्क को और मेंडल के वर्क को दोनों को इकट्ठा कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो जो न्यू हमारे पास चीज़ आई उसको हम न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। और इसमें जो आइडियाज़ को बेस इकट्ठे किया गया, इंटीग्रेट किया गया, वो पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी वो बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। टेक्सोनमी उसमें उसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। बायोजियोग्राफी को देखा जाता है कि किस ओरिजिन से कोई चीज़ बिलोंग करती है, उस ओरिजिन में या जियोग्राफी, जियो से ज़मीन से निकला है कि बायो ये जो लिविंग थिंग है किस एरिया से बिलोंग करती है, और इसकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसी है, या इसकी जो है अपना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अपनी स्पीशीज़ के अंदर इसका जीन्स का क्या रोल है। इन तमाम की बेस के ऊपर जो है न्यू डार्विनिज्म की एग्जिस्टेंस हुई, और न्यू डार्विनिज्म में 2 साइंटिस्ट का वर्क जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।